प्रारंभिक रूप से जो विषय लेकर आज मैं आपके साथ चलना चाह रहा हूं, बीए द्वितीय वर्ष को आधार मानते हुए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तुगलक वंश। पर इस विषय को शुरू करने से पहले एक दो बिंदु और मैं चाहता था आप साथ कर पाऊं। पहला ये कि इतिहास जो हमारा मूल विषय है क्या है। दूसरा, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में इस्लामिक संस्कृति भारत में एक नई व्यवस्था परिवर्तन हुआ जिसको हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास का नाम दिया, उसमें उसका उदय और उसके प्रभाव और जो ये वंश दिल्ली सल्तनत के साथ हमें 5 वंश मिलते हैं, इनका क्या रूप रहा। तो इतिहास क्या है। अलग अलग इतिहासकार और अन्य स्रोत इस पर अपनी अपनी विचारधाराएं देते हैं, पर एक प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर एच कार, जिनकी पुस्तक का नाम भी व्हाट इज हिस्ट्री है, जो मुझे लगता है कि शायद इसका सबसे बेहतर स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट। इतिहास एक सतत प्रक्रिया है इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच में, और न समाप्त होने वाला वार्तालाप भूतकाल और वर्तमान के बीच में है। इस पूरी व्यवस्था में जब हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से भूमिका इतिहासकारों की और उनके तथ्यों की प्रमुख हो जाती है। पर इस पूरी व्यवस्था में एक विशेष बिंदु जो हमें ध्यान देना है कि जो भी इतिहासकार इस समय मिले, ज्यादातर वो वर्ग प्रतिनिधित्व करता था जो उनके दरबार में, शासकों के दरबार में हुआ करते थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो इतिहासकारों की भूमिका रही, थोड़ा सा उसका आधार राजनीतिक अभियानों पर ज्यादा रहा और काफी हद तक उनकी प्रशंसा पर आधारित रहा। परंतु एक दूसरा बिंदु जो मैंने आपसे कहा, इस्लाम का उदय, बहुत गहराई में ना जाते हुए कुछ बेसिक्स पे बात जरूर करना चाहूंगा आपके साथ या बताना चाहूंगा, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। मोहम्मद साहब 570 से 632 या 31 जो इतिहासकार उनका समय हमें देते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद, और उसके बाद इस्लाम का उदय जो माना गया, प्रमुख खलीफा जो 4 प्रमुख खलीफा माने गए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनकी भूमिका, और इसी के साथ साथ भारत के संदर्भ में 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, हालांकि उसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता स्थापित करना नहीं था, आर्थिक आधार प्रमुख था। तत्पश्चात महमूद गजनवी जो द्वितीय चरण 1000 ईस्वी के आसपास समय मिला महमूद गजनवी के नेतृत्व में, उसका भी प्रमुख आधार है, उसके अभियानों का आर्थिक था, राजनीतिक नहीं था। तीसरा जो चरण हमें मिला मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में 1175 से, निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन आया, और इसका आधार अगर हम बिंदुओं में लें तो प्रथम इसका आधार राजनीतिक पॉलिटिकल एक्सपेंशन था, राजनीतिक विस्तार था, और इसका प्रभाव हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ मिला। दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख वंश हमें मिले, ममलूक्स, खिलजीज, तुगलक, सैयद और लोधी। आज के विषय में जो प्रमुख हम आधार लेके चल रहे हैं वो तुगलक वंश को लेके चल रहे हैं। तुगलक वंश जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 जो उनका समय काल था 1320 में मानेगी। गयासुद्दीन तुगलक के साथ एक विशेष बिंदु जो जुड़ता है, प्रारंभिक रूप से जो उसका करियर या जो उसका जुड़ाव है सल्तनत के साथ, वो जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक के रूप में, और द्वितीय चरण में आगे उसमें प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, और अंततः 1320 तक आते आते गयासुद्दीन तुगलक हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का गवर्नर के रूप में मिलता है। अतः हम जो उसको कह सकते हैं कि एक प्रारंभिक अवस्था से
या एक इनिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, आर्मी स्ट्रक्चर से शुरू करके वो शासक के रूप में 1320 में स्थापित हुआ। और खुसरो खां की भूमिका और उसके विरुद्ध उसकी एक नीतिगत निर्णय से या और समकालीन क्षेत्रीय गवर्नरों से तालमेल का प्रभाव ये रहा कि 1320 में वो शासक के रूप में स्थापित हुआ। गाजी खां, जिसको एक उपाधि भी दी गई थी, उसका विशेष उसकी क्षमताओं को प्रदर्शित करती थी। शासक के रूप में स्थापित होने के समय कुछ बिंदु जो प्राथमिकताएं उसमें हमें मिलती हैं शासक के रूप में। कर प्रणाली का आकलन करना, इक्का प्रणाली का स्वरूप, टैक्सेशन स्ट्रक्चर या कर प्रणाली जो हमें उस समय मिल रही थी, मध्यकालीन इतिहास में मिलती है और इस्लामिक टीचिंग्स को आधार मानते हुए कर प्रणाली जो हमें मिलती है। बेसिकली गियासुद्दीन तुगलक के समय तक जो प्रमुख कर थे उस पर थोड़ा समय और डिटेल में इस पर आपसे बात करना चाहूंगा। इस्लामिक नियमों के अनुसार कर 2 हिस्सों में विभाजित थे। फै प्रशासनिक कर थे और सदका धार्मिक कर थे। हालांकि इस पहले भी मैंने कहा प्रशासनिक करों के अंतर्गत 2 तरह के कर विभाजित थे, फै प्रशासनिक कर और सदका धार्मिक कर। फै का में जो कर पढ़े जाते हैं खराज, खम्स और जजिया। खराज जो आधार था भूमि कर के रूप में, जो शासक के रूप में जो उनके क्षेत्रीय गवर्नर्स या जिन क्षेत्रों पर उसने विजय प्राप्त की थी वो उसको शासक के रूप में दिया करते थे। खम्स के संग गियासुद्दीन तुगलक के समय कुछ प्रावधान हमें अलग से मिलते हैं। प्रारंभिक रूप से इस्लामिक शिक्षाओं में ये कर लूट के धन पर आधारित था, जो धन लड़ाइयों में लूटा गया। इस्लामिक नियम ये कहते हैं कि इसका 80% हिस्सा जनता में बांट देना चाहिए और 20% हिस्सा शासक के पास रहना चाहिए। पूर्ववर्ती शासक खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने इस नियम को उलट दिया था। 80% हिस्सा शासन के पास जाने लगा था और 20% जनता में बांटा जाता था। इस परिवर्तन के साथ जब गियासुद्दीन को हम शासक के रूप में देखते हैं तो इस व्यवस्था में जो प्रारंभिक स्ट्रक्चर कर का प्रणाली का देता है उसने उसको बेस माना, ना कि अलाउद्दीन खिलजी को की जो व्यवस्था परिवर्तन थे उसको आधार माना। एक और प्रमुख समस्या जो गियासुद्दीन तुगलक को शासक के रूप में आने के समय मिली वो थी उसका रिक्त कोष। पूर्ववर्ती शासकों की नीतियों से आर्थिक क्षति हुई, उसका प्रभाव उसकी व्यवस्था में दिखा। हालांकि जिन विशेषताओं के लिए गियासुद्दीन तुगलक को पढ़ा जाता है उसने इस पूरी व्यवस्था पर एक बहुत छोटे से समय अंतराल में नियंत्रण करा और बिना किसी अतिरिक्त कर को लगाए हुए। हाँ, इतना जरूर हम लोग कह सकते हैं कि उसने कर प्रणाली हो उसको रेगुलराइज किया, व्यवस्थित किया और कोशिश की कि उस व्यवस्था को, जो पुरानी व्यवस्था लागू थी, उसको यथावत चलाया जाए। कृषि से संबंधित नीति, एक आपदा नीति या किसी तरह की कृषि में क्षति हो रही है उस पर प्रभाव को देखते हुए आपदा में स्थिति में क्या नीति बनाई जाए, जनहित की नीति हमें उसके शासन काल में मिलती है। कुछ अन्य और सुधारों में डाक व्यवस्था में सुधार में मिलता है। एक कम्युनिकेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया शासक के रूप में और इसी के साथ साथ सिंचाई नहर प्रणाली या इस तरह की व्यवस्थाओं को उसने शासक के रूप में प्रभावशाली ढंग से विकसित किया। 1320 से 1325 के शासनकाल को, गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल को साम्राज्यवादी नीति मानते हुए बहुत छोटे समय में अपना एक्सपेंशन, राजनीतिक विस्तार, आर्थिक स्थायित्व की प्रकृति और इसी के साथ साथ
शासन में योग्यता के साथ सुयोग्य शासक प्रशासक के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया। हालांकि एक सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया का रेफरेंस हमें मिलता है, और जिन्होंने कर, चूंकि एक रिक्त कोष के समय उसने जो कर प्रणाली में या जो उनको धन आवंटित किया गया था उसको वापस लेने की व्यवस्था उसने की थी, और उससे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया नाराज थे, और एक उनके बारे में एक बात जो उस समय के तत्कालीन स्रोत कहते हैं कि हुजून दिल्ली दूर सस्ती, और गयासुद्दीन तुगलक का अंत 1325 में हुआ एक दुर्घटना में, और निश्चित रूप से वो दिल्ली पर स्थायी शासक के रूप में हमें नहीं मिल पाया या शासन स्थापित नहीं कर पाया। फिर भी सुयोग्य शासक के रूप में, साम्राज्यवादी नीति व्यवस्था के व्यवस्थापक के रूप में गयासुद्दीन तुगलक का अपने छोटे से समय में महत्वपूर्ण योगदान हमें मिलता है। द्वितीय प्रमुख शासक मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 हमें मिलता है। उल्गू खां की उपाधि के साथ शासन उसने प्रारंभ किया। दिल्ली सल्तनत में शासकों में संभवतः सबसे शिक्षित, ज्ञान के प्रति जिज्ञासु और कई विधाओं का ज्ञाता शासक के रूप में हमें मिला 1325 से 1351। इन सब विशेषताओं के साथ साथ मोहम्मद तुगलक का काल कई विवादास्पद नीतियों की वजह से, कुछ इतिहासकार इसको ये भी मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पतन मोहम्मद तुगलक की नीतियां और उसका आगे के शासकों का प्रभाव कहीं ना कहीं पतन की ओर ले गया। पर फिर भी शासक के रूप में राजत्व का सिद्धांत प्रमुख दिया उसने, और राजत्व के सिद्धांत में जो शासक वर्ग के दो प्रमुख आधार थे, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग, इस पर नियंत्रण करने का पूरी तरह प्रयास भी किया। नीतिगत निर्णय जो उसकी किंगशिप थ्योरी का आधार माने गए, राजत्व के सिद्धांत का आधार माने गए, उसमें अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग पर निर्णय पर नियंत्रण एक प्रमुख था। मोहम्मद तुगलक के साथ जो बिंदु विशेषकर चर्चा में रहते हैं वो उसकी नीतियां रहती हैं, और उन नीतियों पर काफी सारे इतिहासकार अलग अलग अपनी राय रखते हैं। पहली नीति द्वाब में कर वृद्धि थे। द्वाब का क्षेत्र प्राचीन भारतीय इतिहास से मध्यकालीन और इवन वर्तमान समय में भी उत्पादन की दृष्टि से आज भी सक्षम क्षेत्र है। मोहम्मद तुगलक ने शासक के रूप में यहां पर कर वृद्धि की, और उस कर वृद्धि का प्रभाव उस समय की परिस्थितियों की वजह से उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया। हालांकि कर वृद्धि सामान्यतः शासक के रूप में जो कर अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए जा रहे थे, या उनको गयासुद्दीन तुगलक ने कम किया या पुरानी व्यवस्थाओं को वापस लौटाया, उससे ज्यादा नहीं थी। फिर भी परिस्थितियां ऐसी थी कि दोआब में कर वृद्धि का प्रभाव या उसकी विफलताओं में पहला चरण प्रमुख रूप से माना गया कि वो शासक के रूप में वो सफल नहीं हुआ। कर वृद्धि के साथ ही लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। परिस्थितियां अकाल की पड़ी। उस समय की परिस्थितियों में अकाल वहां पर कहा जाता है,
और सूखे के प्रभाव की स्थिति में किसान कर देने की स्थिति में नहीं था, और उस समय कर वृद्धि ने उसकी नीतियों को असफल कर दिया, और जिसका प्रभाव हमें इस नीति में मिलता है। दूसरा, दूसरा मोहम्मद तुगलक के काल में जो परिवर्तन उसने लिया या जो नीतिगत निर्णय किया, वो राजधानी परिवर्तन का था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करने का प्रपोजल दिया। हालांकि इतिहासकारों की अलग अलग इस पर धारणा है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कुछ वहां पर अमीर वर्ग के लोगों ने कुछ पत्राचार किया जिससे वो रुष्ट होकर चला गया। कुछ इतिहासकारों की राय ये है कि राजधानी परिवर्तन, चूंकि दौलताबाद केंद्र में था, इसलिए राजधानी परिवर्तन उसकी एक नीति का हिस्सा था, और लोग जो विस्थापित हुए, और एक इतिहासकारों का वर्ग ये कहता है कि पूरी तरह दिल्ली खाली हो गई, या लोगों का जो विस्थापन हुआ उसका प्रभाव रहा, जिसकी वजह से लोगों की नाराजगी रही, और अंततः ये नीति भी बहुत सफल नहीं हुई। राजधानी परिवर्तन एक नीतिगत निर्णय था। राजधानी परिवर्तन या प्रशासन की व्यवस्था को स्थापित परिवर्तित करने का एक सामान्य प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया गया था। हालांकि उस प्रक्रिया का प्रभाव ये रहा कि लोग उसकी इस नीति को समझ नहीं पाए, और हालांकि फोर्सफुली उसने, जो इतिहासकारों की राय ये आती है कि उसने लोगों को वहां से पूरी तरह दिल्ली खाली हो गई थी। वस्तुतः ऐसा नहीं था, दिल्ली में व्यवस्थाएं परिवर्तित नहीं हुई थी। फिर भी ये नीति उसकी सफल नहीं हुई, और एक और उसकी असफलताओं के साथ एक और बिंदु जुड़ा, और ये सफल न होने पर उसकी नीतियों की आलोचना, कटु आलोचना इतिहासकार करते हैं। तीसरा एक और बिंदु जो मोहम्मद तुगलक के साथ जुड़ता है उसके नीतिगत निर्णयों में, वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चांदी के सिक्कों को उसने कॉपर ब्रॉन्ज की मिक्स मेटल कॉइन से रिप्लेस करने का प्रयास किया। हालांकि अगर हम आधुनिक संदर्भ में आज इसको देखते हैं तो ये बहुत एक सामान्य सी प्रक्रिया है, पर संभवतः वो उस समय की परिस्थितियों में या उस समय समकालीन व्यवस्था या जनमानस को समझा पाने में असफल रहा, और अंततः समकालीन इतिहासकार बर्नी और अन्य इतिहासकार इस पर बहुत कड़ी टिप्पणी करते हैं कि हिंदुओं का घर एक टकसाल के रूप में कार्य करने लगा, या लोग इसके डुप्लीकेट सिक्के बनाने लगे, और अंततः शासक के रूप में उसको अपने उन सिक्कों को वापस लेना पड़ा, और अंततः तीसरी नीति उसकी असफल रही। पर इन सब प्रभावों के बीच में एक जो बिंदु निकल के आता है कि शासक के रूप में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन निश्चित रूप से एक नई नीति का हिस्सा था। सांकेतिक मुद्रा, हालांकि वो समझा पाने में असफल रहा, क्योंकि मुद्रा पर नियंत्रण शासन पूरी तरह नहीं करता था। इस अवस्था में उसकी डुप्लीकेसी या उसका दोबारा बनना एक सामान्य सी प्रक्रिया रही, और उस पर वो नियंत्रण कर पाने में सक्षम नहीं हुआ, और अंततः सांकेतिक मुद्रा जैसी व्यवस्था जो वर्तमान समय में आवश्यक है या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो उस समय सफल नहीं हुई। चौथा उसका अभियान जो प्रमुख पढ़ा जाता है, खुरासान अभियान। इस अभियान के लिए जो उसके विदेशी संबंध या विदेशी मिस्र के शासक से
या मंगोल शासकों से जो संबंध स्थापित किए और उसके प्रभाव से, उनके सहयोग से इस अभियान को आगे चलाने के लिए 3 लाख से भी ऊपर सैनिकों की भर्ती की। पर मिस्र की नीतियां और शासक का अपदस्थ होना उसकी इस नीति को आगे नहीं बढ़ा पाया और इतनी बड़ी संख्या में फौज का गठन और उसके बाद उनके लिए यथोचित कार्य न मिल पाना या उनको वापस करना उसकी एक नीतिगत असफलता के रूप में सामने आया। कराचिल अभियान एक और उसका प्रमुख अभियान पढ़ा जाता है। हालांकि यह भी असफल रहा, पर शासक के रूप में मोहम्मद तुगलक के इस लगभग 26 साल के शासनकाल में जिन नीतियों को उसने आगे रखा और जिस व्यवस्था के साथ वो समकालीन परिस्थितियों में नीतिगत निर्णय ले रहा था, उनका प्रभाव या उसके क्या आगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, इनका आकलन करने में वो या जनता को समझा पाने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असफल रहा। एल्फिंस्टन प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास पर काम किया है। वो इस व्यवस्था को या शासक के रूप में मोहम्मद तुगलक को पागलपन के अंश, या उसको शासक के रूप में कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन के अंश विद्यमान थे। कठोर कमेंट है। निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं उसने शुरू करी सामान्यतः, या टैक्सेशन या कर वृद्धि, जो निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत ज्यादा था तुलनात्मक रूप से मोहम्मद तुगलक के, पर परिस्थितियों ने उसका सहयोग नहीं किया, या सांकेतिक मुद्रा हो, कुछ मुद्रा का प्रचलन शायद वो समझा पाने में असमर्थ रहा, या राजधानी परिवर्तन हो, ये नीतिगत निर्णय सामान्य प्रक्रिया के हिस्सा होते हुए भी वो इनको समझा पाने में असफल रहा। आरसी मजूमदार एक बेहतर उसका कंक्लूजन देते हैं, या उनकी नीतियों का एक बेहतर संदर्भ लेते हुए कहते हैं कि अलाउद्दीन मोहम्मद तुगलक की नीतियां जो भी उसने शासन में दी, अंततः उसके निर्णय क्षमता के अभाव की वजह से उतनी प्रभावशाली ढंग से स्थापित नहीं हो पाई और असफल हुई। इन सब परिस्थितियों में अगर उसके 26 साल के शासन काल को हम लोग आकलन करते हैं, अमीरों के विद्रोह, धार्मिक नीति पर लेकर उसके खिलाफ उसका उलेमा वर्ग या अमीरों का उसके खिलाफ जाना प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने आता है। पर इन सब परिस्थितियों में 2 बिंदु विशेष रूप से आपसे चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था का आधार अर्थव्यवस्था होता है और इस पर नियंत्रण और इस पर यथोचित कंट्रोल करने के लिए उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट व्यवस्था दीवान वजारत स्थापित की। निश्चित रूप से एक नीतिगत निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय था कि किस तरह की कर प्रणाली हमारे यहाँ चल रही है, या कर कितना आ रहा है शासन के पास, या कितना फवाजिल या सरप्लस हमारे पास हमें टैक्स के रूप में लेना। नीतिगत कई सारी इसमें चीजें जुड़ी हुई थी, आर्थिक नीतियों से संबंधित था। दूसरा एक और विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना उसकी नीति का एक प्रमुख हिस्सा था। कृषि विभाग की स्थापना भी हमें मोहम्मद तुगलक के समय मिलती है। पर इन सब परिस्थितियों का अगर हम आकलन करते हैं तो राजनीतिक अभियानों में सफलता
के बावजूद भी अंततः अमीर वर्ग का, उलेमाओं का विद्रोह या उनकी जनता का उसके खिलाफ सामने आना कहीं ना कहीं उसकी असफलताओं को दर्शाता है। पर अंततः मोहम्मद तुगलक के समय उसका अगर हम उसको कंक्लूड करते हैं या उसकी पूरा एक शासनकाल को उसका आकलन करते हुए कहते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो जो चीजें या जो व्यवस्था उसने दी वो शायद थोड़ा समय से आगे थी और वो लोगों को समझा पाने में उतना समर्थ नहीं हो पाया जितना उसको होना चाहिए था। एक बिंदु और आपके साथ इस समय थोड़ा सा चर्चा करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को अगर आप दो लाइनों में कंपेयर करके आप पढ़ें तो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान या नीतियां अंततः किसी भी कारण या परिस्थितियों के आते आते अंततः उनका अंत सफल हमें मिलता है। तुलनात्मक रूप में मोहम्मद तुगलक की नीतियां और उसकी पॉलिसीज का अंत समय परिस्थितियों के साथ सफल नहीं मिलता है। तो जो भी कारण रहे हो, मोहम्मद तुगलक शासक के रूप में जिन पर हम लोगों ने चर्चा की, निश्चित रूप से कई सारी चीजों को लेकर उसने योगदान महत्वपूर्ण दिया, नीतियां दी, व्यवस्था दी, और इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद तुगलक वंश मजबूती से आगे तीसरे चरण में प्रवेश करता है। फिरोज तुगलक शासक के रूप में 1300 जहां सिंध अभियान के बाद सिंध में मृत्यु होने के बाद फिरोज तुगलक शासक के रूप में 1351 से 1388 में तक फिरोज तुगलक शासक के रूप में हमें मिलता है। नीतिगत निर्णय में प्रमुख हमें राजत्व का सिद्धांत मिलता है, जहां मोहम्मद तुगलक ने अपने खिलाफ विद्रोह परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए खलीफा के परिवार से लोगों को आमंत्रित किया था दिल्ली में। वहीं पर फिरोज तुगलक ने शासक के रूप में स्थापित होते ही अपने आप को खलीफा का नायाब घोषित किया, रिप्रेजेंटेटिव, और व्यवस्थाएं परिवर्तन करते हुए उलेमा वर्ग का प्रभाव स्थापित किया। अंततः जिस नीतियों के साथ या जिन प्रारंभिक कार्यों के साथ उसने शासन स्थापित किया उन पर चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा। प्रारंभिक नीतियों में 2 करोड़ टन का ऋण माफ किया, जो अन्य मदों पर ऋण था उसको उसने माफ किया। कठोर दंड नीति का त्याग किया। अधिकारियों के वेतन वृद्धि, भत्तों की वृद्धि की। भू राजस्व के वृद्धि के स्थान पर कृषि में वृद्धि पर जोर दिया। ये एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय में बेहतर निर्णय लगता है। बजाय हम कर अधिक वसूल करें, उससे बेहतर है कि हम कृषि के लिए अधिक स्थान विकसित करें, और ये उसकी नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो शासक के रूप में निश्चित रूप से प्रशंसनीय था। हालांकि कर के रूप में जजिया कर का विस्तार हमें मिलता है। एक और निर्णय नीतिगत, हालांकि प्रभाव क्या रहे उस पर हम लोग अभी अगले चरण में थोड़ा सा बात करेंगे, पर भेंट उपहार इस तरह की व्यवस्थाओं पर उसने प्रतिबंध लगाया, पर इसी के साथ एक नई व्यवस्था की स्थापना की। उपहार और भेंट के स्थान पे उसने दासों को मांगना शुरू किया, और तत्कालीन स्रोत ये कहते हैं कि फिरोज तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास थे।
नीतिगत निर्णयों में एक और महत्वपूर्ण है जागीरदारी प्रथा की स्थापना। हालांकि इस शब्द के साथ बहुत स्थायित्व तो नहीं मिलता है। इसको हम लोग अगर दिल्ली सल्तनत के साथ पढ़ रहे हो, एकता प्रणाली को अगर हम लोगों ने पढ़ा है या उस पर हम लोगों ने चर्चा की है, दो लाइनों में आपसे बताना चाहूंगा। एकता प्रणाली इस्लामिक स्ट्रक्चर या टीचिंग्स या जो इनिशियल सोर्सेज हैं उनसे इसका ओरिजिन हमें मिलता है। एकता का शाब्दिक अर्थ है पीस ऑफ लैंड, भूमि का टुकड़ा। और ओरिजिनली जो इसका स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जो भूमि अनुदान आपको दिए गए आपकी सैन्य सेवाओं के एवज में, लैंड ग्रांट्स अगेंस्ट योर मिलिट्री सर्विसेज, आप जो सैन्य सेवाएं राज्य को दे रहे हैं उसके एवज में भूमि अनुदान जो आपको आवंटित किया गया। भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया गया। भू राजस्व एकत्रित जो इक्तादार है वो एकत्रित कर रहा था। आनुवांशिक अधिकार नहीं थे। जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमें एकता प्रणाली का मिलता है। आनुवांशिक अधिकार निश्चित रूप से ये सैन्य सेवाओं के बदले में दिया गया अधिकार था, तो ये आवश्यक नहीं है कि एक सैनिक का पुत्र भी एक योग्य सैनिक हो। परंतु फिरोज तुगलक के शासनकाल में एक निर्णय जो इक्तादारों को अपने एकता पर आनुवांशिक अधिकार या आगे की पीढ़ियों पर उनके अधिकार दे दिए गए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हम लोग आगे पढ़ते हैं तो एक पतन का, दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण भी बना, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि जो एक योग्य सैनिक है जो उसको भूमि आवंटित की गई है उसका पुत्र या उसका उत्तराधिकारी भी उतना योग्य हो। ऐसा हो सकता है कि वो बेहतर हो, पर ऐसा भी संभावना है कि वो बेहतर ना हो। इसके दुष्प्रभाव हमें आगे के शासन काल में, आगे की व्यवस्था में हमें इसी को शब्दों के साथ कुछ इतिहासकार जागीरदारी प्रथा के रूप में देते हैं, पर एकता का ये परिवर्तित रूप था फिरोज तुगलक ने जो अपने शासन काल में दिया। एक और बिंदु फिरोज तुगलक के शासन काल में जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। उससे पहले राजनीतिक अभियान या पॉलिटिकल एक्सपेंशन या जो राज्य विस्तार की नीति शासक के रूप में रही वो बहुत प्रभावशाली नहीं मिलती है, फिर भी जो शासन क्षेत्र उसके पास रहा उसका स्थायित्व और कंसोलिडेशन की नीति अवश्य मिलती है। फरिश्ता जिसने स्रोतों को वहां के अध्ययन किया और कुछ बिंदु जो आपकी जानकारी के लिए अति आवश्यक है, जरूर हम इस पर ध्यान दें। फरिश्ता लिखता है कि 40 मस्जिदें, 20 महल, 100 सराय, 100 अस्तबल, 5 मकबरे, 100 स्नानागार, 10 स्मारक स्तंभ, 150 पुल, 300 नगर और 5 प्रमुख नहरें। हालांकि इन सबको आप अगर या फरिश्ता के जो सोर्स फरिश्ता हमें अपने सोर्सेज में ये जानकारी देता है, निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर फिरोज तुगलक के शासन काल में काम हुआ। हाँ,
नंबर्स कितने हैं या कितनी संख्या है, इस पर निश्चित रूप से हमारे पास इतनी जानकारी में या वर्तमान समय में या उनके साक्ष्यों के रूप में इतनी उपलब्धता नहीं है। फिर भी इन सब दिशाओं में काम, एक मेजर कंट्रीब्यूशन उसका हमें दिखता है, एक महत्वपूर्ण योगदान हमें दिखता है। और इसी के साथ साथ एक और बिंदु जरूर चर्चा में रहता है फिरोज तुगलक के साथ, वो था 1200 बागों का निर्माण, कश्मीर से लेकर मध्य भारत तक के कई सारे हिस्सों में। आज भी हमारे पास जो फिरोज तुगलक के शासनकाल में बागों का निर्माण हुआ वो हमारे पास है। शासक के रूप में फिरोज तुगलक के नीतियां या जन सामान्य के लिए किए गए कार्य या एकता प्रणाली में परिवर्तन, इन सब का आकलन करने के बाद फिरोज तुगलक ने स्थायित्व की व्यवस्था दी, परंतु कितना आगे प्रभावशाली रहेगा ये निश्चित रूप से वो दे पाने में असफल रहा, क्योंकि बहुत थोड़े ही समय में तुगलक वंश का, हालांकि कई सारे कारण रहते हैं, तुगलक वंश का पतन हुआ। हेनरी इलियट तथा एल्फिस्टन जो मोहम्मद तुगलक के लिए कहते हैं कि पागलपन के अंश विद्यमान है, वो फिरोज तुगलक की तुलना अकबर से करते हैं, उसकी नीतियों का, उसकी व्यवस्था का। पर निश्चित रूप से अकबर की तुलना फिरोज तुगलक से करना बहुत प्रासंगिक नहीं रहता, क्योंकि फिरोज तुगलक की कार्य की दिशा और अकबर की नीतियां बिल्कुल अलग अलग थी। फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है कि दोनों इतिहासकार उसकी तुलना करते हैं। ईश्वरी प्रसाद इस तुलना से सहमत नहीं है। इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका है लिखने में उनका, और वो इस तुलना से सहमत नहीं है। वुल्जे हेग एक शानदार शासनकाल कहते हैं। इन सबको अगर हम लोग एक साथ अगर लेके पढ़ें तो निश्चित रूप से कई सारे अर्थों में या कई सारी दिशाओं में प्रशासनिक नीतियों में हालांकि कुछ परिवर्तन जरूर किए। अमीर वर्ग या उमरा वर्ग को उसने स्थान दिया और उसका प्रभाव ये हुआ कि आगे की व्यवस्थाओं में धीमे धीमे और इस्लामिक टीचिंग्स या जो या टैक्सेशन प्रणाली थी और प्रभावशाली ढंग से लागू हुई और जनता को अपने से दूर जरूर किया उसने, पर फिर भी जन कल्याण या समाज के लिए किया गया कार्य उसका निश्चित रूप से काफी हद तक प्रशंसनीय है। पर एकता प्रणाली या कर प्रणाली, एकता का आनुवंशिक होना धीमे धीमे कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था को कमजोर कर रहा था और उसका प्रभाव भी हमें आगे के समय में दिखा। और तुगलक वंश के पतन और आगे की व्यवस्थाओं में हमें निश्चित रूप से दिखता है। आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।